गुड आफ्टरनून टू ऑल। वेलकम टू फिल द फॉर्म। आप सबका फिल द फॉर्म पर बहुत-बहुत स्वागत है। तो जल्दी-जल्दी सब कनेक्ट हो जाइए ताकि मैं आपकी क्लासेस स्टार्ट कर सकूं। तो आप सब जल्दी-जल्दी आते जाइए और जो लोग ज्वाइन होते जाए वो अपना नाम एक थंब साइन या डाल के मुझे लाइव चैट में डालते जाइए ताकि मुझे पता चले कि आप लोग मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं। तो सभी लोग जल्दी-जल्दी आ जाइए ताकि आज की क्लासेस जो हो वो स्टार्ट हो सके। मैं कुछ देर वेट करती हूँ सबका कि सब लोग मुझसे ज्वाइन हो जाएं और जल्दी-जल्दी सब लोग क्लास में आते जाइए। आज की भी क्लास है वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है और आप सब लोग जल्दी-जल्दी मुझसे ज्वाइन होते जाइए। तो आप सबका फिल द फॉर्म पे बहुत-बहुत स्वागत है और जैसा आप जानते हैं कि आज हिंदी दिवस है, तो हम लोग का प्रयास यही होना चाहिए कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बातें हिंदी में करें क्योंकि ये हमारी जो लैंग्वेज है, वो हमारी जो भाषा है, राष्ट्रभाषा है, वो हिंदी ही है और इसको आगे बढ़ाने के लिए ही आज का दिन खास बनाना है और हम लोग चाहें कि हिंदी भाषा को और आगे बढ़ाएं। इसलिए आप सबको हिंदी दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। सभी लोग जल्दी-जल्दी आते जाइए, मुझसे जुड़ते जाइए ताकि क्लासेस स्टार्ट हो जाएँ। तो स चलिए फिर हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और फिर आगे के टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप सबका वेलकम है फिल द फॉर्म पे, तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए जो हमारी फर्स्ट पेज आप देख रहे हैं, वो फिल द फॉर्म की आपके गवर्नमेंट जॉब से जो भी रिलेटेड आपको अपडेट्स हैं, वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही हैं। आप इस पर जाइए और अपनी जानकारी लेकर अपनी जो भी आपका टारगेट है उसको पूरा करिए। तो सभी लोग जल्दी-जल्दी आते जाइए और अपना नाम भी डालते जाइए ताकि मुझे पता चलता रहे कि कौन-कौन मुझसे लाइव हो रहे हैं, ठीक है? चलिए फिर बात करते हैं आगे। जो हमारी टीजीटी और पीजीटी की बैचेज़ हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं और ये 15 अगस्त से स्टार्ट हो गई हैं और आपकी सुबह से ये क्लासेस स्टार्ट हैं, 8 एएम से स्टार्ट होके रात के 10 बजे तक ये क्लासेस चल रही हैं। तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये क्लासेस ले सकते हैं। तो आपकी जो 8 एएम पे है वो करंट जीके है, 9 एएम पे आपकी एसएसटी की क्लासेस चल रही हैं, 10 एएम पे आपकी मैथ्स है और 12 पीएम पे आपकी जीके की क्लास है, 1 पीएम पे जनरल इंग्लिश है, 1 पीएम पे आपकी संस्कृत की क्लास है और 3 पीएम पे सीडीपी जो मैं आपके सामने रोज 3 बजे लेकर हाजिर रहती हूँ। और 4 बजे आपकी है रीजनिंग, 5 पीएम पे आपकी होम साइंस है, 6 पीएम पे आपकी इन्वायरमेंटल साइंस है और 7 पीएम पे आपकी कंप्यूटर है और 10 पीएम पे जर्नल हिंदी है। ये कोर्सेज आपकी 15 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी हैं और आपको और भी कोई जानकारी चाहिए उसके लिए आप दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं और फिल द फॉर्म की ऐप पे भी जा सकते हैं। एक बार आप लोग अपना नाम भी डालते जाना, बताते जाना कि कौन-कौन मुझसे ज्वाइन हो रहे हैं और मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर आ रही हो तो एक बार आप अपना थंब का साइन दे दीजिए। गुड इवनिंग रुचि जी। आपको हिंदी दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। गुड आफ्टरनून सनी जी, गुड आफ्टरनून। और जो हमारी सीटेट की बैच है वो भी स्टार्ट हो चुकी है और ये क्लासेस आपकी 15 अगस्त से स्टार्ट हैं और आपके यहाँ पे जितने सब्जेक्ट्स हैं, आपके पूरे सब्जेक्ट कवर किए जा रहे हैं जो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। आपकी एसएसटी क्लासेस हैं, मैथ्स क्लासेस हैं, सीडीपी जो क्लासेस मैं ले रही हूँ आपकी और रीजनिंग है, एनवायरनमेंट है, कंप्यूटर है, मतलब यहाँ पे आपको टोटल सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं जिसकी आपको प्रिपरेशन करनी है। थैंक यू रुचि जी।
चलिए फिर हम आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग मेरी क्लासेस में बहुत लोग जुड़ रहे हैं। ठीक है, आप सबको हिंदी दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ जो लोग जुड़ रहे हैं और हमें गर्व होना चाहिए कि हमारी जो भाषा है हिंदी है और हम सब ज़्यादा हिंदी भाषी हैं। चलिए फिर आगे बताती हूँ मैं आपको कि कल हमने क्या डिस्कस किया था और हमें आज क्या पढ़ना है। हमारी जो बहुत कल इम्पोर्टेंट टॉपिक थी वो मैंने डिस्कस की थी आप लोगों के साथ। हमने कल जो पढ़ा था कि बुद्धि क्या है, उसकी परिभाषाएँ देखी थी, बुद्धि की विशेषताएँ देखी थी और उसकी जो थ्योरीज़ दी गई थी, उनको हमने पढ़ा था कल। ओके, कल हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो थ्योरीज़ हैं आपकी जो मेन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आप जो भी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम देते हैं, उसमें आपके ये 1 से 2 नंबर तक के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो उसमें से जो मैंने मेन इम्पोर्टेंट थ्योरी दी गई है, उनको मैंने कल कवर किया था। जैसे मैंने अल्फ्रेड बिनेजी का एक खंड सिद्धांत यूनिफैक्टरीज़ बताया था थ्योरी और स्पीयरमैन का टू फैक्टर थ्योरी पढ़ा था, स्टर्नबर्ग का त्रिकारक सिद्धांत पढ़ा था, ट्रैकेकिक थ्योरी पढ़ा था, बहुखंड सिद्धांत पढ़ा था जो थॉर्नडाइक जी ने दिया था, बहुबुद्धि सिद्धांत पढ़ा जो हार्वर्ड गार्डनर जी ने दिया था और हमने समूह कारक सिद्धांत को पढ़ा जो थर्स्टन द्वारा दिया गया था। उसमें जितने इन लोगों ने बांटे थे, उन सबको कल हमने एक-एक करके डिस्कस किया था। ठीक है, ये हमारे कल के टॉपिक्स थे जो हमने कल पढ़े थे कि सबने जो बुद्धि को माना कि बुद्धि क्या है, इसको कितने भागों में बाँटा, हम किस-किस दृष्टिकोण से बुद्धि को क्या-क्या जो होते हैं, बुद्धि की जो योग्यताएँ होती हैं, किस-किस क्षेत्र में व्यक्ति इंटेलिजेंस होता है, ये इंटेलिजेंस के बारे में हमने कल पूरा विस्तार में पढ़ा था। अभी जो हमारी बुद्धि है, इसको हम किस तरह से देखेंगे, कैसे मापेंगे कि कोई व्यक्ति कितना बुद्धिमान है, ठीक है? इसको मापने के लिए परीक्षण बनाए गए कि जिसके आधार पे हम कैटेगराइज़ कर सकते हैं कि कौन-सा व्यक्ति कितना बुद्धिमान है और वो किस श्रेणी में आता है। इस विषय पे जो सबसे पहले काम किया वो किया था अल्फ्रेड बिनेजी ने, ठीक है? जो बुद्धि परीक्षण का कॉन्सेप्ट जो लाया था, परीक्षण जो बात करी थी वो किसने किया था? अल्फ्रेड बिनेजी ने 1905 में की थी, ठीक है? तो 1905 में इन्होंने मानसिक परीक्षण के ऊपर टेस्ट तैयार किया। उन्होंने ये जो टेस्ट तैयार किया, ये मानसिक आयु के कॉन्सेप्ट पे लेके किया कि बच्चों की मानसिक आयु उनके वास्तविक आयु के बराबर होती है। ये इसके लिए इन्होंने एक क्वेश्चनायर तैयार किया जिसका बेसिस आधार था कि बच्चे किसी प्रश्न को किस तर्क पे, निर्णय पर लेते हैं और उसके आधार पे इन्होंने बच्चों की मानसिक आयु को कैटेगराइज़ किया कि बच्चे जो तर्कना करते हैं वो किस बेसिस पे करते हैं, उनकी मेंटल एबिलिटी क्या है। इनके सहयोगी थे आपके साइमन जी जो थे वो आपके अल्फ्रेड बिने जी के साथ मिलकर काम किया 1908 में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रही है मेरी बात आप लोग को? चलिए, तो जो अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि बुद्धि परीक्षण के बारे में सबसे पहले किसने कार्य किया था, वो किया था अल्फ्रेड बिने जी ने और इनका साथ किसने दिया था? साइमन जी ने 1908 में। इन्होंने जो बुद्धि परीक्षण का जो कॉन्सेप्ट लाया था, वो किसके बेसिस पे लाया था? मानसिक आयु बच्चों को मापकर अभिव्यक्त किया कि बच्चे कितने बुद्धिमान हैं, ठीक है? फिर 1912 में जो हुआ, इसके बारे में हम आगे आपको पूरा डिटेल में बताती हूँ। ठीक है, मानसिक आयु एवं बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण जो सर्वप्रथम जो बुद्धि परीक्षण को मापने के लिए प्रयोगशाला का जो निर्माण किया गया, वो किसके द्वारा किया गया था? वुंट जी के द्वारा किया था 1879 में। ये प्रश्न भी आता है कि प्रथम मनोविज्ञानशाला किसने स्थापना की थी? तो इसका जवाब था वुंट ने 1879 में, ठीक है? फिर फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक थे अल्फ्रेड बिने और उनके साथी थे साइमन जी ने बुद्धि मापन का आधार बच्चों के निर्णय, स्मृति, तर्क और आंकिंग जैसे मानसिक कार्यों पर माना। उसके आधार पर इन्होंने बच्चों की मानसिक योग्यता को मापा। फिर जो आगे बुद्धि लब्धि का कॉन्सेप्ट आया, इस संप्रत्यय का सुझाव 1912 में विलियम स्टर्न ने दिया और 1916 में
टर्मन जी ने इसे बुद्धिलब्धि संप्रत्यय को यूज किया और इसका एक फॉर्मूला बताया जो आपके सामने आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये जो उन्होंने बुद्धि को मापने के लिए बनाया था, ये बताया था आपका बुद्धिलब्धि बराबर मानसिक आयु और वास्तविक आयु गुणे 100। इसके आधार पर, ये फॉर्मूले के आधार पर हम बच्चे का आईक्यू यानी इंटेलिजेंस क्वेश्चंस को माप सकते हैं। मानसिक आयु यानी मेंटल एज, वास्तविक आयु यानी क्रॉनिकल एज। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? हाँ, 1912 में स्टर्न जी ने बुद्धिलब्धि का संप्रत्यय जो था उसका एक सुझाव दिया और 1916 में टर्मन जी ने इसको एक फॉर्मूला बताया इस आई को निकालने के लिए, वो लाया कि बुद्धिलब्धि का कॉन्सेप्ट जो आगे बढ़ाया गया वो टर्मन जी द्वारा बढ़ाया गया। गुड आफ्टरनून श्वेता जी। गुड आफ्टरनून, आप सभी को गुड आफ्टरनून। हाँ, तो यहाँ तक क्लियर है ना? आपसे इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। जो सुझाव दिया था सर्वप्रथम बुद्धिलब्धि का, वो विलियम स्टर्न ने दिया था और इसको आगे एक सूत्र के रूप में जो पिरोया था, वो जो विशेष रूप से जो कार्य किया गया वो टर्मन जी द्वारा किया गया बुद्धिलब्धि पर। क्लियर है मेरी बात? हाँ, जो फॉर्मूला बनाया गया था वो 1916 में टर्मन जी द्वारा बनाया गया था। क्लियर है यहाँ तक? चलिए फिर बात करते हैं आगे। हाँ, 1879 में वुंट जी ने प्रथम मनोवैज्ञानशाला खोला था। ये सब एक-एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं और ये अक्सर आपके पूछे जाते हैं, कॉमन से क्वेश्चन हैं और हम कभी-कभी गलती कर जाते हैं इन प्रश्नों में। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे कि इनको जो टेस्ट किया गया वो किस बेसिस पे क्या किया गया। ठीक है, तो मानसिक आयु क्या थी? ठीक है, जो हमारी मेंटल एज, उन्होंने माना किसी व्यक्ति का बौद्धिक विकास अपने समान आयु वर्ग की तुलना में कितना है, मतलब वो जिस एज का है उसकी मेंटल एज कितनी है, वो उस एज से ज्यादा है, उस एज के बराबर है या उससे बिलो है। ये उनकी मानसिक आयु थी। ठीक है, जैसे उदाहरण में कह सकते हैं, यदि कोई 6 वर्ष का बालक 15 वर्ष के व्यक्ति के अनुसार दिमाग रखता है, मतलब जो उसकी मेंटल एबिलिटी है वो किसके एज के बराबर है? 15 इयर्स के, यानी ज्यादा ही है, वो ज्यादा सोचता है, तो 5 वर्ष उस बालक की मानसिक आयु है। ठीक है, 15 वर्ष, सॉरी 15 वर्ष उस बालक की मानसिक आयु है। वास्तविक आयु क्या है? हम लोग भी जनरल सामान्य में अधिक श्रेष्ठ में भी आ सकते हैं, जैसा श्वेता जी पूछ रही हैं, तो हम लोग का दिमाग क्या है, आप लोग अपना अब इस फॉर्मूला के बेसिस पे लगाइए अपने दिमाग को कि आपका दिमाग क्या है। सभी लोग ज्यादातर सामान्य में ही आते हैं, जो सामान्य से ऊपर जाते हैं उसके लिए भी मैंने आगे आप लोगों को बताया है कि आप कैसे किस बेसिस पे उसको आप मान सकते हैं कि आपकी जो आपकी आईक्यू लेवल है वो कितना है। ठीक है, ठीक है श्वेता जी। अच्छा लग रहा है आप लोग के जवाब और कमेंट्स सुनकर। ठीक है, हम लोग तो ज़्यादातर सामान्य बुद्धि में अगर हम पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो हमारी जो आईक्यू लेवल है अच्छी है और हम किसी क्लास को ले रहे हैं, है ना? अगर हम लोग मंदबुद्धि होंगे तो हम लोग क्लास में क्यों जाएँगे और क्या समझ में आएगा? आपको बातें समझ में आ रही है यानी आपका आईक्यू अच्छा है। चलिए, फिर हम वास्तविक आय की बात करते हैं, ठीक है? या किसी भी मनुष्य की वास्तविक आयु होती है, जो वो रियल एज में जितना है वह, अर्थात वह कितने वर्ष का हो गया है, ठीक है? उदाहरण के आधार पर यदि किसी बालक की मानसिक आयु क्या है? 12 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धिलब्धि की गणना हम निम्न प्रकार से करते हैं। जैसे बुद्धिलब्धि, यहाँ पे हमने ऊपर मानसिक आयु रखेंगे, यहाँ पर, और यहाँ पर हम इसकी वास्तविक आय रखेंगे। इससे इसको भाग देके 100 से हम इसका गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसकी मानसिक आयु क्या है। तो अब इसका आंसर आप बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है?
यदि किसी बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि की गणना क्या होगी? बताइए। इसका जवाब आप सब मुझे दीजिए। मैं वेट कर रही हूँ, आप लोग अपना-अपना जवाब दीजिए कि आपका क्या आया आंसर? यहाँ पर गुणे होगा गुणे 100। वास्तविक आयु से मानसिक आयु में भाग देंगे और उसके बाद से 100 से गुणा कर देंगे। तो हमारी जो बुद्धि लब्धि है, आईक्यू है, वो आपको पता चल जाएगी कि हम कितने इंटेलिजेंट है, हम कितना जानते हैं, ठीक है? इसके लिए उन्होंने ये फ़ॉर्मूला दिया जिससे थोड़ा-सा पहचानना आसान हो गया लोगों को कि कौन से किस कैटेगरी में आते हैं। इसके लिए इन्होंने पूरा एक चार्ट बनाया कि जो आता है वो किस-किस कैटेगरीज़ में आते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा 120 यानी वो अच्छे बुद्धि का है। आप भी अपना आंसर निकालिएगा, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पे हम जो इन्होंने एक चार्ट बनाया था कि हम कैसे बाँट सकते हैं कि कौन कितना बुद्धिमान है, ठीक है? तो जो सबसे नीचे में आते हैं लेस देन 25 जो 25 से भी कम आते हैं, वो होते हैं जड़ बुद्धि, ठीक है? रूट मतलब बिल्कुल ये किसी भी कार्य करने योग्य नहीं होते हैं, ठीक है? ऐसे लोग भी बहुत कम ही पाए जाते हैं, ठीक है? बात क्लियर हो रही है मेरी आप लोग को? फिर जो दूसरा इन्होंने माना 60 से कम, जिसका आईक्यू लेवल 60 से कम आता है, वो कहलाते हैं मूढ़ बुद्धि। हम लोग अक्सर अपने वर्ड में सबको इडियट हो क्या बोलते हैं, पर वो इडियट होते नहीं, हम लोग के मुँह से ज़्यादा इडियट ही निकलता है। ठीक है, जो इडियट भी होते हैं, ये इतने भी नहीं हम लोग जिनको अपने बच्चों को सबको इडियट इडियट बोलते हैं, इडियट मतलब जो बिल्कुल जिसका दिमाग काम ना कर रहा हो, वो एक तरह से दूसरों पर ही निर्भर होता है, वैसे होते हैं, ठीक है? 70 से जो कम होते हैं, जिनका आईक्यू लेवल 70 से होता है, वो कहलाते हैं मूर्ख। हाँ, रुचि जी, आपका आंसर बिल्कुल सही है, 120 है यानी उसकी जो वास्तविक आयु 10 वर्ष है और जो उसकी मानसिक आयु है वो 12 वर्ष है, तो यानी वैसे भी वो ज़्यादा है और जो 120 से ऊपर आते हैं, वो हमेशा तीव्र बुद्धि या अच्छे बुद्धि वाले माने जाते हैं, श्रेष्ठ बुद्धि कह सकते हैं, उनको हम मानते हैं कि उनका जो आईक्यू लेवल है बहुत अच्छा है। ज़्यादातर हम सब क्या सामान्य बुद्धि में आते हैं, जो 90 से 109, 110 किसी ने माना है, उसमें आते हैं हम लोग एवरेज कैटेगरीज़ वाले होते हैं, जो एवरेज से अच्छे होते हैं, वो अति श्रेष्ठ में हो जाते हैं, जो 130 होते हैं, वो अति श्रेष्ठ में हो जाते हैं और 140 जो होते हैं, वो प्रतिभाशाली होते हैं, मतलब ये गिफ्टेड चाइल्ड बोल सकते हैं, वो होते हैं। ऐसे बच्चे भी बहुत कम होते हैं। सबसे ऊपर और सबसे नीचे जो होते हैं, ऐसे लोग में बहुत कम पाए जाते हैं और इसका भी दो बहुत सारे रीज़न है, ये हमको अपने जो भी वंशानुक्रम जो हमको अपने वंश से मिलता है, बहुत इफ़ेक्ट उसका पड़ता है, ज़्यादा उसका रहता है। फिर हम कैसे वातावरण में हैं, उसका इफ़ेक्ट पड़ता है, उसके आधार पे जो हमारी मानसिक योग्यताएँ हैं, वो विकसित होती हैं। ठीक है? लेस देन 60 जो होते हैं, वो उसे 25 से जो कम होते हैं, वो जड़ बुद्धि में आते हैं, जो उससे ऊपर जाते हैं, वो मूढ़ में आते हैं, इडियट्स होते हैं, जो 60 से कम होते हैं, ठीक है? जो 70 से कम होते हैं, वो मूर्ख में आते हैं, फूलिश होते हैं, मतलब इनको थोड़ा बहुत काम जो कह सकते हैं सिखाने-बैठाने पे वैसा कर सकते हैं। जो कमज़ोर बुद्धि होते हैं, जो जिनको हम मंद बुद्धि कहते हैं, ठीक है? जो 70 से 79 में जो आते हैं, वीक होते हैं, मतलब पढ़ाई-लिखाई में बहुत अच्छे नहीं होंगे, इनका जो बाहरी दुनिया से जो अटैचमेंट होगा, तुरंत बुद्धि इस्तेमाल करने वाला होगा, वो चीज़ उतना ज़्यादा नहीं होगा, पर इनको हम कुछ स्किल्स जैसे बाहर के जो मोटे काम हो सकते हैं, वो सिखाकर इनको थोड़ा-सा योग्य बना सकते हैं, है ना? ऐसे आप लोगों ने बहुत लोग को एग्ज़ाम्पल देखा होगा, अपने घर में, पास-पड़ोस में, कहीं में जो बिल्कुल दिमाग से कोई काम नहीं कर हो पाता है उनसे जो सामान्य लोग कर पाते हैं वैसे वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है? वो पूरी तरह से दूसरे पे डिपेंड होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अपना सामान्य क्रिया भी निवृत्त नहीं कर पाते हैं सही से, वो मूर्ख मूढ़ में आ जाते हैं।
और जो मंदबुद्धि होते हैं, ये नहीं कह सकते कि वो समाज में रहने लायक नहीं है या वो एकदम से उनको थोड़ी-सी व्यावहारिक कुशलता देकर उनको थोड़ा-सा योग्य बना सकते हैं, जीवन यापन जैसे कर सकते हैं। ठीक है, वो लोग 70 से 79 के बीच में आते हैं। नहीं, मैं भी इतनी आपकी तरह मैं 140 में नहीं आऊँगी। ये मैं अपने लिए नहीं बोल सकती हूँ, मैं नहीं हूँ उस लायक कि मैं 140 में आऊँ। ये लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं और ऐसे लोग 2% ही मिलते हैं। ठीक है रुचि जी? मैं इतनी प्रतिभाशाली कहाँ हूँ, अगर रहती तो मैं भी आज कुछ और में ही करती, है ना? ऐसे लोग इतने क्रिएटिव होते हैं कि वो बहुत आगे की सोचते हैं, आगे जाने की सोचते हैं। गुड आफ्टरनून नीतू जी। ठीक है, तो मैंने जो बात कर रही थी कि ये जो इन्होंने एक चार्ट बनाया, सभी लोगों ने अलग-अलग चार्ट बनाए हैं, आप लोग देख सकते हैं। जो मेन आपका मैंने लिया है, वो इसके बेसिस पर ही लिया है, ठीक है? जो किया है कि ये जो कैटेगराइज़ किया है कि आईक्यू लेवल को किस तरह से माप सकते हैं, ठीक है? जो 90 से 109 के बीच में आते हैं, वो होते हैं सामान्य बुद्धि यानी एवरेज माइंड, जो हर चीज़ में मतलब एवरेज चल सकते हैं, ठीक है? और इससे जो ऊपर आते हैं 110, 120 या 30 तक कह सकते हैं, 19 तक, ये होते हैं अतिश्रेष्ठ, मतलब बहुत अच्छा इनका भी परफॉर्मेंस होता है। ये लोग भी बहुत अच्छे किसी भी कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकते हैं, विशेष क्षेत्र में कह सकते हैं। ऐसे लोग भी मतलब पाए जाते हैं ज़्यादा, लेकिन जो 140 से अधिक होते हैं, वो होते हैं प्रतिभाशाली। यानी ये गॉड गिफ्टेड होते हैं। ये लोग स्पेशल हम कह सकते हैं, जो साइंटिस्ट बड़े-बड़े वैज्ञानिक हमारे लोग हो गए, ये लोग उस लेवल में आए हैं, वो लोग हैं, ठीक है? और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, जो प्रतिभाशाली जिनकी आईक्यू लेवल 140 से ऊपर होती है। क्लियर है? चलिए फिर बात करते हैं आगे कि इन बुद्धि परीक्षणों को एजुकेशन में लाने का क्या महत्व है? कि इसको एजुकेशन में लाके क्या फ़ायदा हुआ? सबसे ज़्यादा इसका जो फ़ायदा हुआ एजुकेशन में ही हुआ कि हम इससे क्या जान सकते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नताओं की जानकारी, हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है। ये उसके वातावरण और उसकी वंशानुक्रम के कारण होता है। ठीक है? हर कोई भी इंसान, एक व्यक्ति हो, यहाँ तक कि जो ट्विन्स भी होते हैं, वो भी बिल्कुल सेम नहीं होते हैं, वो भी 80% एक जैसे होते हैं, 20% उनमें भी डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है? तो आईक्यू लेवल के अनुसार हम जान सकते हैं कि हर व्यक्ति किस कैटेगरी का है, ठीक है? ये टेस्ट से हुआ। फिर बुद्धि बाल हमारे जो स्कूल में शिक्षा में आते हैं, हर लेवल के बच्चे आते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि केवल जो बहुत अच्छे हैं वही आते हैं। बहुत ऐसे बच्चों को आपने देखा होगा कि जो सामान्य जो बच्चे उनके क्लास के बच्चे कर लेते हैं, वो नहीं कर पाते हैं या उनसे एक क्लास पीछे के भी कोर्सेस नहीं कर पाते हैं। ऐसे बच्चों की जानकारी भी हमें इस टेस्ट के द्वारा पता चल जाती है। फिर बालकों के वर्गीकरण हेतु, ठीक है, इससे क्या होता है आईक्यू हम जान जाते हैं कि बच्चा किस क्षेत्र में बहुत अच्छा है, वो क्या कर रहा है, उसका किस चीज़ में योग्यता ज़्यादा है, उसकी जो मानसिक योग्यता है किस क्षेत्र में ज़्यादा चल रही है। और एक कैटेगराइज़ हम कर सकते हैं कि कौन-सा बच्चा एवरेज है, कौन-सा बहुत ज़्यादा तेज़ है और कौन-सा मंदबुद्धि है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको अपने जो शिक्षण मेथड्स अपनाते हैं, जो भी विधियाँ अपनाते हैं कि उसको किस तरह पढ़ाना है, उसके लिए कैसा करिकुलम तैयार करना है, जो हमारे शिक्षा का पूरा उपयोग होता है, जो पाठ्यक्रम लेकर हम चलते हैं, इसके बेसिस पे हम उसको भी तैयार कर सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि जो इंटेलिजेंस टेस्ट हैं, वो हमारे वो कितने यूज़फुल हैं। शैक्षिक मार्गदर्शन हेतु, जैसे बच्चों को हमने जान लिया कि वो किस फील्ड में बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। कोई बच्चा होता है मैथमेटिकल बहुत अच्छा होता है, कोई बच्चा साइंस में बहुत अच्छा होता है, कोई हिंदी अच्छी होती है। तो इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि उसको किस दिशा में जाके अपने एजुकेशन को लेके जाना है। ठीक है? तो यहाँ पे एक शिक्षक होने के नाते आप उसका परामर्श भी दे सकते हैं कि तुम्हारा आईक्यू इसमें बहुत अच्छा है, तुम इस क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकते हो। है ना? ये सब चीज़ें जो अगर हम जान जाते हैं,
तो वो चीज़ें जानने के बाद क्या कर सकते हैं, उसका जो मार्गदर्शन है, किस क्षेत्र में तुमको जाना है, वो भी कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा आपकी क्लास में कमज़ोर है, तो आप उसको आगे बढ़ाएँगे, आपको पता चलेगा कि इसकी कमज़ोरी का रीज़न क्या है, ठीक है? उसकी किस तरह से शिक्षा देनी है, इसमें भी आपको ये बहुत हेल्पफुल है। व्यावसायिक मार्गदर्शन हेतु कि आपको किस फ़ील्ड में जाना है, किस क्षेत्र में जाना है, कौन-सा सब्जेक्ट लेके आप पढ़ें जिसमें आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, उसके बेसिस पे आप अपने करियर पर फ़ोकस कर सकते हैं। जैसे हम हाई स्कूल इंटर के बाद अपना करियर डिसाइड करते हैं कि हमें आर्ट्स में जाना है, साइंस में जाना है, हमें इंजीनियरिंग करनी है, टीचिंग करनी है, मेडिकल में जाना है, तो ये सब भी हमारे आईक्यू लेवल पर बेस्ड होता है। ठीक है, व्यक्तित्व की जानकारियाँ, जो भी हमारी पर्सनैलिटी होती है, उसके बेसिस पे भी हम इसको जान सकते हैं। दूसरा है कि प्रतिभाशाली बालकों की पहचान हेतु, जो हमारे क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, हर बच्चे एक कैटेगरी के नहीं हैं। तो जो उसमें से एक बच्चा होता है, जो आपके क्लास में सबसे अच्छा करता है या उसकी एबिलिटी क्या है, इसको भी हम जान सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसको कुछ अच्छा सिखा सकते हैं। उसकी जो बुद्धि को है, उसका अच्छा यूज़ उसको करना बता सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, फिर आगे उसने दिया अधिगम क्रिया के मार्गदर्शन के लिए, ठीक है, कि हमको किस तरह से सीखना है किसी चीज़ को। वो बच्चे के आईक्यू पे ही डिपेंड करता है कि वो किस तरह से सीखना चाहता है, ठीक है? हर बच्चा एक तरह से नहीं सीखता है और हर शिक्षक एक तरह से सबको सिखा भी नहीं सकता। सबके सीखने की जो क्षमता होती है और जो तरीका होता है वो अलग-अलग होता है। कोई बच्चे लिख कर याद करते हैं, कोई पढ़कर याद करते हैं, ठीक है? कोई स्टोरी टेलिंग से सीखते हैं, तो सबकी जो सीखने की तरीका होता है वो अलग-अलग होता है, ठीक है? तो जो बच्चा जिस तरह से सीखना ज़्यादा पसंद करता है, हम उसको उस तरह से सीखने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। क्लियर है मेरी बात आप सबको? क्लियर है तो फिर आगे बढ़ें? ये सब जो भी मैंने आप लोग को बताया कि जो भी टेस्ट थ्योरी दी गई, बुद्धि क्या है, बुद्धि के सिद्धांत जो दिए गए, बुद्धि को कितने क्षेत्रों में बाँटा गया, ये सब पढ़े। फिर इसको मापने के लिए परीक्षण लाए गए, इन परीक्षणों को किसने विकसित किया और बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने का जो फ़ॉर्मूला लाया, वो किसने लाया और इसको हम टीचिंग में कैसे यूज़ करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या योगदान है। इसके बेसिस पे मैंने कुछ प्रश्न तैयार किए हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, उनको मैं आप लोग के सामने दिखाना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि आप सब भी उसका जवाब दें। तो इससे एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि जो प्रश्न बनते हैं आपके एग्ज़ाम में, वो किस तरह से बनते हैं और साथ में ये सब पढ़ने के बाद आप उसके उत्तर भी आसानी से दे सकते हैं। ठीक है? और आपको कुछ नया जानना है और कुछ नया टॉपिक अगर पढ़ना भी है, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसको आपके क्लास में लेकर आऊँगी और जो आपको टॉपिक क्लियर नहीं हुए हैं, आप उसको भी पूछ सकते हैं मुझसे। मैं कोशिश करूँगी उसे एक बार फिर से बताने की। अगर यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो, तो फिर मैं आगे बढ़ूँ? ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को बात क्लियर है? और जो लोग नए हैं, अभी तक मेरी क्लासेस नहीं देखी है, जो पढ़ा चुके हैं, आप मेरी पुरानी क्लासेस को भी देख सकते हैं और आपको कुछ नया जो भी ये सब तो मैं अपने अकॉर्डिंग आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लेकर आ रही हूँ, जो पढ़ानी है चीज़ें। लेकिन अगर आपको कुछ पढ़ना है, नया कुछ आपको इसमें जानना है, जो मुझसे छूट रहा हो या आप पहले उसको पढ़ना चाहते हैं, तो एक बार आप बताते चलिएगा मुझे। चलिए ठीक है, फिर बात करते हैं हम आज टेस्ट की। मैं चाहूँगी कि आप इसका जवाब दें कि थॉर्नडाइक का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है, वो किस नाम से जाना जाता है? सॉरी मैंने आपको आंसर भी बता दिया, बट आप फिर भी आंसर करिए कि थॉर्नडाइक का बुद्धि सिद्धांत किससे संबंधित है? एक तत्व सिद्धांत, यूनिटरी फैक्टर्स या वन एलिमेंट्री थ्योरी, द्वितत्व सिद्धांत, टू एलिमेंट्री थ्योरी, बहुतत्व सिद्धांत, मल्टी एलिमेंट्री एलिमेंट थ्योरी और त्रि-आयामी यानी थ्री डायमेंशनल थ्योरी। ठीक है, यहाँ तक आप इसमें मुझे आंसर जल्दी-जल्दी करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा? थॉर्नडाइक के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग आंसर दीजिए ताकि मुझे पता चले, ठीक है? हाँ, सी सही बताया रुचि जी ने। थॉर्नडाइक जो जी ने जो बुद्धि का सिद्धांत दिया वो है बहुतत्व सिद्धांत। बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए फिर मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु अगर 14 वर्ष है, तो वो क्या कहलाएगा? फटाफट से आंसर कीजिए आप लोग। हाँ, सभी क्लास में लग रहा है सो रहे हैं। मैं सबसे चाहती हूँ कि जो लोग क्लास में हैं सभी आंसर करें, ताकि मुझे पता चले कि जो मैं बताई हूँ वो आप लोग को समझ में आया है नहीं। मैंने जो अब तक पढ़ाया है मैंने उसी से बस रिलेट करके क्वेश्चन दिया है, ताकि आप उसका आंसर दे सके। और आप लोग कहेंगे तो मैं और सारे क्वेश्चन लेकर आऊंगी एमसीक्यू। ठीक है? हाँ, रुचि जी का जवाब बिल्कुल सही है, और इस क्लास में बस रुचि जी ही लग रहा है कि वो मेरी बातें सुन रही हैं और पूरा चीज समझ रही हैं। बिल्कुल सही, रुचि जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। रुचि जी, क्या मैं जान सकती हूँ कि आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? ओके, वो आंसर शो हो गया होगा, क्योंकि मैं जो चीज नोट करते चलती हूँ नोट करके बनाते चलती हूँ, इसलिए ऐसा शो हो रहा है। ठीक है? लेकिन अभी मैं कोशिश करूंगी, इसको मैंने ध्यान नहीं दिया, आगे के जो आंसर थे मैंने हटा दिए हैं। ठीक है? आप किस चीज की तैयारी कर रही हैं? टेट की? किस टेट की तैयारी कर रही हैं? आपका पी टेट आया है। चलिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं पूछती हूँ। यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला का बताना है कि बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे क्या होगा गुणे 100। इसका आंसर दीजिए फटाफट सब लोग कि बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे में क्या होगा गुणे 100। ये फॉर्मूला भी आपको पूछता है, और कभी कभी फॉर्मूला में ये उल्टा कर देता है। तो आप लोग आंसर दे दीजिए। ओके। है रुचि जी, नेट की तैयारी कर रही हूँ। वेरी गुड। चलिए फिर इसका आंसर दीजिए। जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपको शो हो रहा है, इसका आंसर दीजिए कि यहाँ बटे में क्या होगा। यहाँ पर आपके बटे में क्या होगा? जी हाँ, वास्तविक आयु। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ये हमारा फॉर्मूला है आईक्यू निकालने का, इंटेलिजेंस को निकालने का। हाँ जी, आपका नाम नहीं शो हो रहा है। ठीक है, जो है, ठीक है, आपका नाम कुछ और ही दे रहा है। ठीक है, आप अपना नाम बता देंगे तो मुझे पता चलेगा। पीडीपी करके आ रहे हैं। हाँ, ए सही है आपका। और कभी-कभी ये होता है एग्जाम में, ये जो आपके पूछे जाते हैं ना, तो वास्तविक आयु ऊपर दे देता है, मानसिक आयु नीचे देते हैं। और आपका ये जो साइन है 100 भी हटा देते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। है बहुत छोटी सी चीज, लेकिन इसमें भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जो आईक्यू वर्ड यूज किया गया सबसे पहले किसने यूज किया? बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय जो है वो किसने यूज किया? हु यूज द वर्ड आईक्यू फर्स्ट? थॉर्नडाइक, विलियम स्टर्न, अल्फ्रेड बिने या जर्मन ने? ओके पिंकी जी। ओके ठीक है, प्रीवियस ईयर का एमसीक्यू आपको अगर चाहिए तो फिर मैं ले आऊंगी। मुझे आप लोग का रिस्पॉन्स ही चाहिए था, क्योंकि थ्योरी और ये सब तो मैं पढ़ा ही रही हूँ, बट उसको भी पढ़ना जरूरी है। उसको समझने के बाद जो आप प्रश्न देंगे, आप खुद घर पे भी करेंगे उस चीज को ट्राई, तो आपसे बनेगा सारे प्रश्न। तो मैं उसको भी कराऊंगी, बट क्या है, किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले अच्छा पिंकू है। अच्छा ठीक है। प्रश्न को पहले किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसकी थ्योरी, उसका बेस अगर आप जान लेंगे, तो वो क्वेश्चन किसी भी तरह से आपको घुमा के पूछेगा तो आप उसका आंसर कर पाएंगे।
और जो भी मेरे लेक्चर्स हैं, जो भी मैंने दिया है, अगर आप उसको सुनने के बाद जब आप क्वेश्चन करेंगे तो वो चीज़ें आपको सॉल्व करने में ईज़ी होगी, और उसके बाद भी अगर आपसे नहीं बनता है तो आप मुझे ज़रूर बताना। हाँ, रुचि जी का जवाब बिल्कुल सही है। जो फर्स्ट बार जो आईक्यू शब्द का जो यूज़ किया था, जो संप्रत्यय लाया था, वो विलियम स्टर्न जी ने किया था, और उसे आगे बढ़ाने का काम आपके टर्मन जी ने किया था 1916 में। क्लियर है? चलिए, फिर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग अच्छा, ठीक है। चलिए, मेरी क्लासेस अगर आपको समझ में आ रही हैं तो आप लाइक भी करते जाना क्लास को, ठीक है? और बताते जाना कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है? ओके, आपका सब्जेक्ट है कोई भी हो, उस वो मैटर नहीं करता। अगर आपका सीडीपी कहीं से भी आपको लगता है कि नहीं तैयार हो रहा है, तो ये क्लासेस लीजिए, नोट्स पढ़िए, टेलीग्राम चैनल मेरा देखिए, उसमें जाके आपको जो भी डाउट्स हो क्लियर हो पूछिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोग का कोई भी डाउट्स ना रहे, ठीक है? चलिए, फिर आगे बढ़ें? मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मैंने कल पढ़ाया था, उससे मैंने लिया है, ठीक है? Student who can effective express their thoughts so intelligence, वो किस प्रकार के इंटेलिजेंस को दिखाता है जो अपने विचारों को और बातों को बहुत प्रभावी ढंग से बताते हैं? इमोशनल, लिंग्विस्ट, इंटरपर्सनल या कॉग्निटिव? भावनात्मक, भाषाई, इंटरपर्सनल या अंतर्व्यक्तित्व, और कॉग्निटिव या संज्ञानात्मक। ठीक है, इसका आंसर दीजिए जल्दी जल्दी फटाफट सभी। किसी अपने बातों को अच्छी तरह से बताना, शब्दों का अच्छा प्रभाव हो, उसको किसी चीज को व्यक्त बहुत अच्छा करता है, तो वो किस इंटेलिजेंस की तरफ आपको बताता है कि वो किस क्षेत्र में ज्यादा बुद्धिमान है। और किसी का आंसर नहीं आ रहा है? ठीक है, आपने तब भी सही जवाब दिया कि जो अपने विचारों और भावों को जो व्यक्त करता है, उसके अंदर क्या होगा? वो इंटरपर्सनल वो होते हैं जो दूसरे के भाव और विचारों को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, वो दूसरे के भावना विचारों को बहुत अच्छा महसूस कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग वो अपना एक जो होता है सुझाव दे सकते हैं, वो होता है। और जो अपने विचारों को प्रभावी ढंग से व्यक्त करता हो, उसमें एक भाषाई कौशल होगा, ठीक है? कि वो अपने जो विचार हैं वो उसको विचारों को व्यक्त करने के लिए वो किसका प्रयोग कर रहा है? अपनी भाषा का प्रयोग कर रहा है, ठीक है? तो अपने भाषा का जो प्रयोग वो कर रहा है, वो कितने प्रभावी ढंग से व्यक्त कर रहा है, ठीक है? चलिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इज नॉट एमंग गार्डनर्स ऑफ इंटेलिजेंट? ठीक है, गार्डनर जी ने बुद्धि के 8 प्रकार बताए थे। इसमें से कौन सा ऐसा है जो उनकी बुद्धि के 8 प्रकार में से शामिल नहीं है? आप मेरे क्लास में नहीं थी तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकती हैं, या टेलीग्राम चैनल पे जा के देख सकती हैं, वहां पे मेरे पिछले क्लास की लिंक दी गई है। तो इसका जवाब मैं चाहती हूँ आपसे। फुल ऑप्शन नहीं शो हो रहा है, बट यहाँ से तो दिख रहा है विच इज नॉट एमंग गार्डनर्स ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, जो उन्होंने स्पेशल दिया, ठीक है, नेचुरलिस्टिक दिया, फिजिकल दिया और इंटरपर्सनल दिया। ये 4 प्रकार दिए हैं, जिसमें से एक उनका नहीं है। उन्होंने 8 प्रकार बताए थे बुद्धि के, तो उसमें से जो इन्होंने दिया था, ये भौतिक जो है वो इनका नहीं है, ठीक है? क्लियर है बात यहाँ? जो उन्होंने 8 प्रकार बताए थे, वो इसमें से भौतिक जो उन्होंने दिया था वो नहीं है।
इन्होंने दिया था भाषागत, लिंग्विस्ट दिया था, लॉजिकल दिया था, स्पेशल दिया था और नेचर से जो रिलेटेड प्राकृतिकवाद होते हैं वो दिया था, इंटरपर्सनल दिया था, इंट्रापर्सनल दिया था, म्यूजिकल दिया था जिनका संगीत में बहुत रुचि होता है और काइनेस्टिक दिया था। ठीक है, और कोई छूटा है मेरे से? हाँ, 8 प्रकार दिए थे, ठीक है। एक लिंग्विस्ट था, दूसरा इन्होंने न्यूमेरिकल जिनकी गणितीय क्षमता, तार्किक क्षमता बहुत अच्छी होती है, लॉजिकल मैथमेटिकल्स बहुत अच्छे होते हैं, स्पेशल जो स्थानिक होते हैं, ठीक है, वो होता है। प्राकृतिकवाद हो गया आपका, नेचुरलिस्टिक हो गए, इंटरपर्सनल हो गए, जो दूसरों की भावनाओं को बहुत अच्छे से समझते हैं, इंट्रापर्सनल जो होते हैं, जो अपने को ज़्यादा बहुत अच्छा समझते हैं, वो हो गए। ठीक है, फिर आपके हो गए प्राकृतिकवाद, जैसे मैंने बता ही दिया आपको, स्थानिक हो गए, संगीतिक हो गए जिनका म्यूजिकल में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, हमारे म्यूजिशियन हुए जो हमारे संगीतकार हैं वो लोग हो गए। ठीक है, और एक हमारा काइनेस्टिक जो अपने शरीर का प्रयोग बहुत अच्छा करते हैं, जिम्नास्टिक हो गए, ये लोग हो गए, डांसर हो गए जिनका अपने शारीरिक कौशल पे बहुत अच्छा नियंत्रण होता है। इन्होंने 8 प्रकार बताए थे और ऐसे प्रश्न आपके बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इनके आठों में से कोई 3 दे देते हैं या और एक को आपको ऑड बताना पड़ता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। अभी क्वेश्चन शो हो रहा है, आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? प्रश्न आपको दिख रहे हैं? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस? कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? यूनिफैक्टर थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी, थ्योरी ऑफ रिग्रेशन एंड मल्टीफैक्टर थ्योरी। फट से आप लोग जवाब दीजिए। अभी क्वेश्चन शो हो रहा है। ओके, फिर इसका जवाब दीजिए कि कौन सा इसमें एक बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। तो इसका जो होगा यूनिफैक्टर थ्योरी, जो अल्फ्रेड बिने जी ने दिया था, ये आपकी बुद्धि का सिद्धांत है। और दूसरा जो बात करते हैं हम दो कारक सिद्धांत की, जो स्पीयरमैन ने दिया था, ये भी बुद्धि का सिद्धांत है। और मल्टीफैक्टर थ्योरी जो हमारा आपका किसने दिया था मल्टीफैक्टर थ्योरी? थॉर्नडाइक जी ने दिया था। ठीक है, तो और गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल थ्योरी। तो ये जो है प्रतिगमन का सिद्धांत, ये जो आपका आंसर है ये गलत। ठीक है, ये हमारा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। नहीं, मल्टी फैक्टर थ्योरी आपका बुद्धि सिद्धांत में है। सी नहीं है हमारा प्रतिगमन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिग्रेशन। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के प्रणेता कौन है? यानी जो हमारा समूह कारक सिद्धांत है ये किसने दिया? और इसका आंसर भी पहले शो हो चुका है, तो आप आंसर दे सकते हैं आराम से। ये थर्स्टन जी ने दिया था, ठीक है, इनका समूह कारक सिद्धांत के नाम से इनके सिद्धांत को जाना जाता है। ये आंसर शो हो गया है तो आप इजीली इसको बता देंगे। हाँ, तो थर्स्टन जी ने जो दिया था समूह कारक सिद्धांत दिया था, इन्होंने बोला कि बुद्धि कोई एक नहीं है, ये एक समूह को लेके चलता है और इन्होंने बुद्धि के 7 प्रकार बताए थे। ठीक है, चलिए, इस क्लास में बस रुचि जी ही ज्यादा एक्टिव हैं और एक हैं, आप 2 लोग ही आंसर बता रहे हैं ज्यादा। चलिए ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप आंसर दे रहे हो। ठीक है, विभिन्न वस्तुओं और विचारों के बीच में जटिल संबंधों को समझने का मानसिक क्षमता ही बुद्धि है। बुद्धि का यह सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले कौन थे? आंसर पे मत जाइएगा, हो सकता है वो गलत भी हो, आप अपने दिमाग से बताइए। विभिन्न वस्तुओं और विचारों के बीच जटिल संबंधों को समझने की मानसिक क्षमता ही बुद्धि है।
बुद्धि का यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? हाँ, थर्स्टन जी ने ही दिया था, जिन्होंने बुद्धि को एक समूह के रूप में माना था, इसीलिए इनके सिद्धांत को समूह कारक सिद्धांत भी कहते हैं। और मानसिक क्षमता का सिद्धांत भी इनके सिद्धांत का नाम है। ठीक है, आंसर दे दिया, बट कभी कभी आंसर्स गलत भी होते हैं, इसलिए जरूरी नहीं है कि आंसर शो हो। यहाँ पे आंसर शो हो गया है, इसलिए आपको इजीली बता दिया। ठीक है, हमारा जो आज का क्वेश्चन है कि जो विभिन्न वैज्ञानिकों ने बच्चों की बुद्धि लब्धि का आधार जो समूह बताया, वो किस क्रम में जाता है? फटाफट से आप लोग जवाब दीजिए कि ये किस क्रम में बांटा गया है। जैसे मैंने अभी आपको जब बुद्धि लब्धि का चार्ट दिखाया था, तो मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था आपको? आंसर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर? मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी से आप बताइए अपना आंसर। चलिए मैं बताती हूँ, इसका जो सेकंड आंसर है ये सही है हमारा। कि पहला जो उन्होंने बांटा, जड़ बुद्धि जो 25 से कम होती है, मंद बुद्धि जो 70 से वो आती है, श्रेष्ठ बुद्धि जो होते हैं वो 110 से ऊपर में जो जाते हैं, और उच्च बुद्धि 130 में आते हैं, और आपके प्रतिभाशाली जो होते हैं वो 140 में होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो आंसर बी है वो सही है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो रही है बात? चलिए फिर मैंने आज क्वेश्चन जो है कम रखे, कि अभी जो टॉपिक से रिलेटेड थे मैंने उतने ही क्वेश्चंस को लिए हैं। ठीक है, और आप लोग जैसा आप बोलेंगे, अगर कि एमसीक्यू ही कराना है तो मैं उसको भी ले आऊंगी। अब तक जितने टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं मैं उस पे भी करा सकती हूँ आपको। और मैं चाहूंगी कि पहले आप लोग थोड़े से क्लासेस देख लो, उसको अच्छे से समझ लो, फिर उसके बाद जब आप ये एमसीक्यू करोगे तो आपको करने में भी अच्छा लगेगा, और चीजें भी आपको समझ में आएंगी, और कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन जो बचा है कि गिलफोर्ड ने बुद्धि संबंधी सिद्धांत को दिया। इसका भी आंसर शो हो गया है, तो इसको रहने दीजिए। गिलफोर्ड जी का सिद्धांत जो त्रिसंरचना सिद्धांत भी कहते हैं, ये आपको जनरली ये क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी पूछ दिए जाते हैं। थैंक यू रुचि जी, मेरी क्लास को पसंद करने के लिए, और मेरे क्लास को अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। यस, त्रिआयामी सिद्धांत, ठीक है, थ्री डायमेंशनल थ्योरी, और इनको इसको त्रिसंरचना सिद्धांत भी बोलते हैं, गिलफोर्ड जी का। ठीक है, इन्होंने पूरा जो बात की थी एक बॉक्स के रूप में बात की थी, सिद्धांत जो बताया था उसको उत्पादन संरचना के आधार पे किया था। ठीक है, चलिए, और आगे आपको क्या पढ़ना है आप ये भी मुझे बताएंगे, तो मैं उस हिसाब से आपको लेकर आऊंगी, और जो टॉपिक आपको क्लियर नहीं है मैं उस पर आपको बता सकती हूँ। ठीक है, वो उस हिसाब से मैं अपनी क्लासेस लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए, और अच्छा भी लगेगा कि आप लोग जो आप चाहते हैं मैं वो पढ़ाऊं, तो आपका इंटरेस्ट भी क्लास में अच्छा लगेगा, मुझे पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा। थैंक यू रुचि जी, थैंक यू सो मच मेरी क्लास को लाइक करने के लिए, थैंक यू सो मच। तो आज के लिए मेरा टॉपिक यही है, कल मैं मिलूंगी मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके, और आपका कोई डाउट हो, कोई भी चैप्टर आपको जानना है उसके बारे में आप मुझे जरूर बताना। ठीक है, और नोट्स वगैरह से जो आपको जानकारी चाहिए वो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और फिल अ फॉर्म की ऐप पे भी जा सकते हैं। ठीक है, वहां से आपको सारी नोट्स प्रोवाइड कराई जाएगी। और ये हमारी पीजीटी और टीजीटी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो बच्चे बाद में जुड़े हैं या जो नए आ रहे हैं, ये उनके लिए है। यहाँ पे सारे कोर्सेज की आपकी तैयारी कराई जा रही है, इन क्लासेस में जाइए, सभी क्लासेस आपके लिए बहुत मेहनत कर रही है, और हर तरह के डाउट्स आपके क्लियर होंगे, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है,
हाँ, और ये हमारी सीटेट की बैच भी स्टार्ट हो चुकी है। जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए ये क्लास बहुत यूज़फुल है, बेनिफिशियल है। तो सभी आप इस क्लास से जुड़ते रहिए। और थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए, और मेरी क्लास अगर आपको अच्छी लग रही हो तो मेरी क्लास को लाइक और करना, शेयर भी करना, सबको बताना, ताकि हर कोई इस क्लास को ले सके। ठीक है? फिर आप देख लीजिए, ये सारी क्लासेस आपकी स्टार्ट हो रही हैं। अगर आप नेट की भी तैयारी कर रहे हो तो भी ये क्लास आपके लिए फ़ायदे हो। आप अपने सब्जेक्ट, जो भी आप जिस सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो, उसके लिए छोटे-छोटे टॉपिक्स भी आपके उसमें क्लियर हो जाएँगे। ठीक है? चलिए फिर अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अगर मेरी क्लास अच्छी लगती है तो भी आप इस नंबर पे बता सकते हैं, नहीं अच्छी लगती है तो भी बता सकते हैं। ठीक है? जो कमी हो आप वो बताइए, कमियों से ही हम इंसान सीखते हैं, तो जो भी मेरी कमी होगी तो वो भी आप बताइएगा। ठीक है? थैंक यू।